हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आर्ट एंड कल्चर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेशन में देखेंगे कि इंडियन पेंटिंग के बारे में, कि इंडियन पेंटिंग में क्या कुछ है, कैसे डेवलप हुई और क्या कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं इंडियन पेंटिंग के बारे में। तो इंडियन पेंटिंग के लिए कुछ अगर बातें किया जाए तो इंडियन पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट फॉर्म ऑफ आर्ट गिविंग एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट एंड फीलिंग थ्रू द मीडियम ऑफ एनी कलर। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि पेंटिंग जो है वो आज की कहानी है। पेंटिंग जो है वो एंशियंट टाइम से, इनफैक्ट पैलोलिथिक टाइम से ही होती आई है। पेंटिंग दो तरीके के लिए की जाती है। एक होती है कि लोग खाली बैठे हैं, हैबिट है और अपने हॉबी के नाम पे वो लोग पेंटिंग कर रहे हैं। दूसरी होती है कि अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी होती है या कोई चीज़ आपको बताना होता है, कन्वे करना होता है, तो भी पेंटिंग ही की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो कि पेंटिंग के द्वारा किए जाते हैं। तो पेंटिंग से अपने मैसेज को कन्वे कराया जाता है। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कई सारे पेंटिंग्स बनवाती है। उस पेंटिंग के सहारे एक मैसेज दिया जाता है और साथ ही साथ में एक मैसेज कन्वे भी किया जाता है। तो यही काम जो है वो हिस्ट्री में भी किया गया था। इनफैक्ट पैलोलिथिक एज में जो भी उस समय के जो भी ह्यूमंस हुआ करते थे, जो भी लोग हुआ करते थे, वो लोग पेंटिंग किया करते थे जो भी कुछ वो देखे होते थे। तो जस्ट फॉर द मेमोरी एंड यू कैन से कि मैसेज कन्वे करने के लिए कि कोई भी जंगली जानवर कितना खतरनाक हो सकते हैं, उस तरीके से वो लोग पेंटिंग करते थे। लेकिन उस समय की लिमिटेशंस थी, ना तो वहाँ पर कलर मौजूद होते थे और ना ही पेंट ब्रश एंड ऑल दैट। तो वो लोग क्या है, लाइन खींचा करते थे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको स्टोन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि विद द स्टोन्स ओनली, या फिर कोई पत्थर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसी से आपको पेंटिंग करना है, तो आप क्या करेंगे? आप बस किसी तरीके से उसमें घिस घिस करके कोई ना कोई एक आकार देने की, कोई ना कोई एक शेप देने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट बचपन में आप लोगों ने खेला भी होगा, तो उसमें क्या करते हैं कि कई सारी लाइंस खींच दिया करते थे। इट वॉज अ गेम। उसमें क्या होता था कि काउंटिंग करनी होती थी जो भी अपोजिशन मतलब प्लेयर्स होते थे। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके की पेंटिंग ही है, जहाँ पर आप जो है निशान खींच दे रहे हैं और उस निशान खींचने को फिर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यही चीज़ यहाँ पर भी की जाती थी, क्योंकि पत्थरों से की जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने के बाद में पेंट ब्रश, और पेंट ब्रश के साथ साथ ही पेंट भी ईजाद हो गया और इस तरीके से हमारी इंडियन पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई। इसी डेवलपमेंट को हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ना है। रॉक्स जो भी बनाए गए थे, रॉक्स जो भी पेंट किए गए थे केव ड्वेलर्स के द्वारा, टू सेटिस्फाई देयर एस्थेटिक सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिव अर्ज। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ है, जो भी देखा है उन्होंने, जो भी मेमोरी है, उस मेमोरी के बेस्ड पे जो ये लोग पेंटिंग बनाते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले ये डिसिफर किए हुए थे। पेंटिंग इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द एंशियंट पीरियड सिंस द प्री हिस्टोरिक पीरियड। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, पैलोलिथिक टाइम से ही ये स्टार्ट किया गया है। The painting history has originated from rock painting and carried through pottery, in textile, miniature painting and finally with modern paintings. तो ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से क्रोनोलॉजी बढ़ी है। सबसे पहले रॉक की पेंटिंग की जाती थी, फिर उसके बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में और थोड़ा सा इससे पहले, इनफैक्ट यू कैन से कि जस्ट ऑन द इमरजेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पॉटरी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। अब पॉटरीज़ के बारे में चार तरीके की पॉटरीज़ होती हैं, जिसको कि ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं। पहले होती थी उसमें जो यू कैन से कि ब्लैक एंड रेड वेयर होती है, या फिर पेंटेड ग्रे वेयर होती है, ओखर होती है। तो हमारे पास टोटल के टोटल चार तरीके की पॉटरीज हो जाती हैं, जो कि समय के साथ में डेवलपमेंट हुआ है। और ये डेवलपमेंट फिर आगे जा कर के जब कलर की खोज हो गई, तो फिर कलरफुल पॉटरीज बनाना शुरू हो गया और ये टेक्सटाइल में भी आ गया। और फिर आगे जा कर के मिनिएचर पेंटिंग, मुरल पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग एंड ऑल दैट मॉडर्न पेंटिंग्स में ये आ गया। द डाइवर्सिटी इन द स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया indicate the diversity in culture as culture and livelihood being the theme of painting and later dominated by religion. अब जैसे कि मान लेते हैं कि बुद्धिज़्म के टाइम की है, तो बुद्धिज़्म के टाइम की जो भी पेंटिंग होगी वो अपना कल्चर दिखाएंगे, अपनी जातक स्टोरीज दिखाएंगे, अपना बोधिसत्व दिखाएंगे। तो इस वजह से जितने भी बुद्धिस्ट केव हैं या जितनी भी बुद्धिस्ट पेंटिंग है, वहाँ पर हमें बुद्धिज़्म और बुद्ध के बारे में ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर ओन कल्चर।
सिमिलरली जैन में आ जाएंगे तो जैन में देखिए एज सच कोई चीज़ बनाई नहीं जाती है, वो जनरली क्या होती है कि क्लियर डिपिक्शन या फिर कह सकते हैं आपकी वो प्लेन फिगर्स ही होती हैं। लेकिन फिर भी पार्श्वनाथ की या फिर भद्रबाहु की ये सब बनाई गई हैं फ़ोटोज़, और ये दिखाया गया है इन द फॉर्मेट ऑफ पेंटिंग। इसी तरीके से जो हिंदुइज़्म है या फिर सनातनी बोल सकते हैं, आप ब्राह्मणिज़्म बोल सकते हैं, यहाँ पर भी गॉड एंड गॉडेजेस की जो डाइटीज़ है उनकी फ़ोटो बनाई गई है, दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे अश्विन यानी कि सन को घोड़े के मतलब एक चरियाट पे बैठा हुआ दिखाया गया और 7 घोड़े उनको खींच रहे हैं। तो इस तरीके की पेंटिंग बनाई गई है। इसी तरीके से अगर साउथ इंडिया में आ जाएंगे तो साउथ इंडिया में वहाँ पर विजयनगर एम्पायर में वो लोग अपनी पेंटिंग करते हैं। इसके अलावा मैसूर पेंटिंग है और भी कई तरीके की पेंटिंग है जिसको कि हम लोग अपने इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। तो एक तरीके से एक आइडिया लग गया आपको कि जहाँ पर जैसा कल्चर होगा अकॉर्डिंगली वैसे ही वहाँ पर पेंटिंग आ जाएगी। इनफैक्ट इस्लाम भी अगर आता है तो इस्लाम में भी जो भी चीज़ें परमिटेड थी, जैसे शुरुआती दिनों में कोई भी लिविंग आइटम की ये लोग फ़ोटो नहीं बनाते थे, तो ये लोग ज्योमेट्री बनाते थे। और ज्योमेट्री बनाने के बाद फिर धीरे धीरे जब मुगल्स आ गए तो मुगल्स आने के बाद में फिर पेंटिंग में लिविंग आइटम भी लाना शुरू कर दिए गए। अब इसमें सबसे पहले जानवर को बनाना शुरू किया गया। फिर इसके बाद से कोर्ट पोएट्स या कोर्ट्स जितने भी चल रही हैं, राजशाही जो भी दरबार लग रहा है, उनकी फ़ोटो फिर बनाना शुरू हो गया। मतलब कि मुगल्स जो थे वो अपने जो पेंटर थे उनको दूसरे एम्पायर में भेज करके फिर वहाँ पर पेंटिंग बनवा के लेकर के आते थे। जाओ भाई सेल्फी खींच करके लेके आओ। अब सेल्फी का मतलब हो गया कि वहाँ की जो भी दरबार जैसा भी दिख रहा है वैसा आप पेंटिंग बना के लाइए, ताकि हम भी लोग देखें और देखें कि क्या कुछ इसमें अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेंटिंग जो है अपने अपने कल्चर को दिखाना शुरू कर दिया था। अपने अपने कल्चर को दिखाने के कारण ही पेंटिंग को कई सारे कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे राजपूत पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, बाशोली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, मुगल पेंटिंग। तो हमारे पास कई तरीके की पेंटिंग है। द मेजर इंस्पिरेशन ऑफ पेंटिंग इन इंडिया वॉज द बर्थ ऑफ बेसिकली 3 रिलीजन्स, हिंदुइज़्म या फिर आप इसे ब्राह्मणिज्म भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट जब भी आंसर लिखना हो आप हिंदुइज़्म मत लिखिएगा, बिकॉज हिंदू कोई रिलीजन नहीं होता, ये केवल और केवल एक लेमैन लैंग्वेज में बोल दिया जाता है। दिस इज़ एक्चुअली सनातनी और यू कैन से ब्राह्मणिज्म। तो ब्राह्मणिज्म लिखिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। देखिए सिविल्स के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कीवर्ड। सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड इज़ द यू कैन से कि आर्ट ऑफ राइटिंग। जितना आप बढ़िया कीवर्ड आप चुने रहेंगे उतना ही बढ़िया आपको नंबर भी मिलेंगे। इनफैक्ट आपके जब भी फीडबैक दी जाती है आपके क्वेश्चन में तो आवर फोकस इज़ मेनली ऑन द कीवर्ड सिलेक्शन, और कीवर्ड के बारे में ही आपको जब ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कीवर्ड को ही हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, सो दैट कि आपका एक फ्लो ऑफ द आंसर बना रहे। सो फिर भी आप लोग जिस हिसाब से आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, दिस इज़ रियली अप्रिशिएटिंग, मतलब काफ़ी अच्छा आप लोगों ने कर किया हुआ है। यहाँ पर जो मेन 3 रिलीजन है वो है हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। लेकिन हम लोगों ने तो डिस्कस किया था कि हमारे पास मोर देन 63 रिलीजन थे। वो बात ये है कि हमारे पास रिलीजन ज़रूर थे लेकिन वो फिलॉसफिकल रिलीजन्स थे। लेकिन यहाँ पर ये जो 3 ऐसे रिलीजन है जिनकी बेसिक फिलॉसफी ही अलग थी। जैसे हिंदुइज़्म ये वेदों में अपना विश्वास रखता था, जबकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये बुद्धिज़्म मतलब कि ये वेदों में विश्वास नहीं रखते थे, ये अगेंस्ट द वेदास थे। यहाँ पर ये लोग क्षत्रिय कुल को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, जबकि हिंदुइज़्म में ब्राह्मणिज़्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। बात करेंगे हम लोग जब रिलीजन में आएंगे तो हमारे पास 2 तरीके के रिलीजन आएंगे। एक रिलीजन आएगा जो वेदों को फॉलो किया था और दूसरा जो वेदों के खिलाफ था। देखेंगे क्या कुछ है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि जो बेसिक फिलॉसफी है वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली पेंटिंग भी डिफरेंट होगी। मेजर इन्फ्लुएंस हैज़ बीन द डीप रूटेड हिस्ट्री, कल्चर एंड फॉरेन रेसेस, जैसा कि ऑलरेडी आप लोग समझ रहे हैं। पेंटिंग इन इंडिया प्रोजेक्ट्स द स्पिरिचुअल कंटेंट, हाई डील्स एंड कॉमन बिलीफ ऑफ द पीपल। शुरुआती दिनों में डाइटीज, गॉड, गॉडेस इन्हीं की फ़ोटो बनाई जाती थी ताकि इनकी पूजा की जा सके। फिर आगे जा कर के कोर्ट और बहुत सारी चीज़ों का भी फ़ोटो बनाया जाना शुरू कर दिया गया। एनिमल में भी उन्हीं की फ़ोटो बनाई जाती थी जो भी देवी देवताओं के वाहन होते हैं, जैसे मयूर हो गया, पीकॉक
या फिर उल्लू हो गया या फिर सन हो गया। तो इस तरीके से फ़ोटो वो ही बनाई जाती थी जो किसी न किसी देवी देवताओं के वाहन होते थे। नेक्स्ट आती है कि आखिर में ये सोर्सेज क्या है। हम लोग जो इंडियन पेंटिंग पढ़ते हैं इसके सोर्सेज क्या हैं, फ्रॉम वे आर एक्चुअली डिपिक्टिंग ऑल दिस काइंड ऑफ सोर्सेज दीज फैक्ट्स। तो हम लोग उसको कई सारे सोर्सेज से डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि एक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत प्ले है जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है और यहाँ पर कई सारे पेंटिंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा वात्स्यायन ने एक बुक लिखी हुई है कामसूत्र, यहाँ पर भी जो है वो पेंटिंग्स के बारे में हमें पता चलता है। सम एरोटिक पेंटिंग्स दे हैव ही हैज़ रिटन। फिर ब्राह्मणिकल लिटरेचर्स, यहाँ से भी हमें जो है वो सोर्सेज के फॉर्मेट में मतलब पेंटिंग के बारे में पता चलता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी हमें कई सारे स्टाइल्स के बारे में पता चलता है। एंड विनय पिटक में जो है कई सारी चीज़ों के बारे में अगेन पेंटिंग के बारे में पता चलता है। तो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज विच आर एक्चुअली डिपिक्टिंग द इंडियन पेंटिंग। आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अब क्रोनोलॉजी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में, यानी वो एरा ऑफ हिस्ट्री जहाँ पर हमारे पास केवल साक्ष्य हैं। वी डू नॉट हैव एनी लिटरेरी सोर्स, वी हैव ओनली द रिमेन्स। जैसे कोई भी हथियार मिल रहा है या फिर कहीं पर कोई खुदाई में जो भी चीज़ें मिल रही हैं वहीं से आप ये कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है ये। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आर जनरली एग्जीक्यूटेड इन रॉक्स इन द केव। अब गुफाओं में वही जो चित्रकारी करते थे, जो भी लाइन ड्रॉ करते थे, जो भी एनिमल बना करके दिखाते थे किस तरीके से हमें इन पर हमला करना है, कैसे हमें अपना खाना इकट्ठा करना है। द मेजर थीम क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, एनिमल्स ही होगी। इसमें एलिफेंट था, राइनो था, कैटल था, स्नेक था, डियर था और कुछ नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि प्लांट। अब यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें थीं। एक जानवरों से डर दिखाने के लिए कि कौन कौन से जानवर हमारे लिए खतरनाक हैं, जिनसे डेथ हो सकती है या फिर थ्रेट हो सकता है, और दूसरे जो जानवर को हम लोग मार करके वो हम लोग फूड बना सकते हैं। तो ये बेसिकली दो थीम थी जो यूज़ की गई थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कैन बी कैटेगराइज इन 3 फॉर्मेट, एक पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड कैलकोलिथिक। पैलियोलिथिक वो जो पत्थर वाला था, मतलब कि आप कह सकते हैं स्टोन एज है ये। मीजोलिथिक कुछ बीच बीच की चीज़ है और कैलकोलिथिक वो है जहाँ पर तांबे की, कॉपर की खोज हो चुकी है। ताम्र पाषाण युग इसको बोला जाता है हिंदी में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये लोग जो मिनरल यूज़ करते थे वो कलर के मतलब कलर देने के लिए, उसमें से जैसे ऑखर थी या गेरू जी जिसको बोल सकते हैं। दे यूज्ड मिनरल इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के ये लोग मिनरल यूज़ करते थे जिससे ये लोग कलर देते थे। अब जैसे मान लेते हैं हीमेटाइट है, हीमेटाइट से रेड कलर आ जाएगा बिकॉज दिस इज़ मेड अप ऑफ आयरन। इसी तरीके से और भी ब्लैक कलर के कोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर आ जाते हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली वही हमारे RBG यही 3 कलर रहेंगे क्योंकि यही ईजिली अवेलेबल होता है, चाहे वो प्लांट से हो, चाहे वो मिनरल से हो, चाहे कहीं से भी हो। मेजर थीम क्या होती थी, जैसे हम लोगों ने देखा, एक तो हंटिंग मतलब कि फूड को बताना है कैसे फूड बनेगा, दूसरा ग्रेजिंग और तीसरा राइडिंग सीन्स एटसेट्रा। थ्रेड भी आप बता सकते हैं कि थ्रेड वाज वन ऑफ द थीम जो कि दिखाई गई है। द कलर एंड साइज ऑफ द पेंटिंग हैव बीन इवॉल्व्ड थ्रू द एजेस। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे भोपाल की भीमबेटका केव्स हो गई मध्य प्रदेश, ठीक है, जोगीमारा केव हो गया छत्तीसगढ़ का, या फिर नरसिंहगढ़ हो गया मध्य प्रदेश का। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी कुछ साइट्स हैं, इलाहाबाद के पास में चौपानी मांडो, या फिर मतलब इस तरीके से कई सारे साइट्स हैं। बिहार में भी हमें कई सारी साइट्स मिली हुई हैं जहाँ पर हमें इस तरीके की पेंटिंग मिल जाती हैं। आगे बात करें तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में इंडियन पेंटिंग में जनरेस क्या क्या होती हैं। जनरे का मतलब होता है कैटेगरी। जैसे मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द मूवीज़, डिफरेंट जनरे बोलते हैं जिसको। जैसे थ्रिलर होती है, ड्रामा होता है, कॉमेडी होती है, हॉरर होती है, तो वी हैव डिफरेंट थिंग्स। तो इसी चीज़ को बुलाता है जनरे। यू कैन से सिंपली अ थीम। यहाँ पर जो जनरेज हैं दे कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज मुरल और मिनिएचर। मुरल और मिनिएचर को अभी हम लोग आगे देखेंगे कि मुरल क्या होती है और मिनिएचर क्या होती है। छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे, इंट्रोडक्शन के तौर पे बता देता हूँ कि जो मुरल होती है वो बड़ी बड़ी जगहों पे बनाई जाती है, जैसे केव हो गया या वॉल हो गई। तो इस तरीके से जो चीज़ होती है वो मुरल्स होती हैं। मिनिएचर छोटी होती हैं, कपड़े पे बनाया जाएगा, छोटी छोटी जो पेंटिंग घरों में लगाई जाती है, दे आर मिनिएचर्स।
Murals are large work executed on the wall of solid structure directly सच एज इन अजंता केव या फिर कैलाश टेम्पल एरोला, इन सब जगहों पे हमें मुरल मिल जाएगा क्योंकि बड़ा है। मिनिएचर के बारे में ऑलरेडी देख लिए, स्मॉल स्केल पे होती हैं, जैसे बुक्स हो गई, एल्बम हो गई, या फिर पेपर पे, कपड़े पे जो बना करके घरों में लगाई जाती है, कमरों में लगाई जाती है, वो मिनिएचर हो जाएगी। मुरल पेंटिंग के बारे में आप देखें तो देखिए ये एक फ़ोटो देख सकते हैं आप, जो कि देखने ही सही लग रहा है कि वॉल पेंटिंग है, बड़े लेवल पे कुछ बनाई गई होगी। तो मुरल पेंटिंग इज इनहेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द पिक्टोरियल आर्ट एंड इज ऑर्गेनिकली कनेक्टेड विद द आर्किटेक्चर। It is only format of painting that is truly three-dimensional since it modifies and partakes of a given space। देखने से आपको लगेगा कि थ्री डिमेंशनल है, कुछ ऐसे इसमें कलर कलेक्शन होती है कि थ्री डिमेंशनल लगती है। इनफैक्ट हम लोग अभी आगे जब पढ़ेंगे, हमारी जब पेंटिंग और डेवलप हो जाएगी, अभी तो हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमारी पेंटिंग डेवलप हो जाएगी और आगे आएंगे तो थ्री डिमेंशनल पिक्चर्स किस तरीके से डिपिक्ट की जाती थी, मैसूर स्कूल या तंजौर स्कूल में किस तरीके से देखने को मिलता है, ये सब हम लोग अभी आगे बात करेंगे। मुरल पेंटिंग आर अप्लाइड ऑन ड्राई वॉल विद द ओनली मेजर यूज़ ऑफ एग यॉक ऑयल, मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है मुरल के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी या फिर कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा मेथड होता है, स्टाइल होती है, जिसको फ्रेस्को बोला जाता है। फ्रेस्को के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल देख लेते हैं कि इसमें क्या थीम क्या होती थी। तो थीम देखिए जो यूज़ की जाती थी, इट इज़ विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चरल एग्जिजेंसीज ऑफ द वॉल, जैसे कि जातक कथाएं। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको वॉल का एक आइडिया हो गया, डिमेंशन हो गया, बेस्ड ऑन दैट यू विल डिपिक्ट एंड यू विल पिक दैट जातक स्टोरी विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दैट वॉल। अब जैसे मान लीजिए कि कोई जातक स्टोरी जिसमें कई सारे जो है कैरेक्टर हैं, ऑब्वियसली उसको डिपिक्ट करने के लिए आपको एक बड़ा वॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही चीज़ होती है, आर्टिस्ट वही पिक्चर को उठाते हैं, थीम को उठाते हैं जो उस वॉल के अकॉर्डिंग होती है। दीज आर वेरी ऑब्वियस थिंग्स, मतलब आप इसमें कुछ बताने समझाने वाली चीज़ नहीं है, दीज आर वेरी ऑब्वियस थिंग्स। अब आपको मान लेते हैं कि कोई फ़ोटो हम लोगों ने दिया और वो मान लेते हैं कि पैनोरामा टाइप है, तो आप पैनोरामा के लिए क्या करेंगे, छोटा सा बनाएंगे, दिखेगा ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, उसको बड़े सरफेस पे बनाएंगे ताकि विजिबिलिटी आए, देखने में आए। समझ में आ गया। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मुरल आर्ट्स इन एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल टाइम्स फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC टू 8 to 10 सेंचुरी AD। तो काफ़ी लंबा टाइम इस मुरल पेंटिंग का है। इनफैक्ट ये मुरल पेंटिंग आज भी की जाती है, बस ये है कि टेक्नोलॉजी हमारी बदल चुकी है। उस समय जो भी पेंटिंग की जाती थी उसमें हम लोग या तो ड्राई वॉल पे करते थे या फिर उसको वेट वॉल करते थे, लेकिन आज की डेट में वी हैव ऑयल पेंट है हमारे पास, वॉल पेंटिंग के लिए स्प्रे पेंट है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स। इनफैक्ट आज की डेट में तो क्या किया जा रहा है कि चुटकी बजाते ही पेंटिंग हो जा रही है। कैसे, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक यू कैन से फ्लैक्स वगैरह जो है वो प्रिंट करा के लेकर आ रहे हैं और फिर दीवार पे उसी को चिपका दे रहे हैं, बन गया आपकी पेंटिंग। बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली मुरल पेंटिंग, दैट इज़ जस्ट अ अल्टरनेटिव यू कैन से। आगे बात करते हैं। नोटेबल एग्जाम्पल्स हमें क्या क्या हैं, जैसे अजंता की केव, बाघ केव, सित्तान वसाल केव, अर्नामलाई केव। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे केव हैं। अभी इनके बारे में 1 by 1 करके डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। तो मुरल फॉर्म दिस पीरियड डिपिक्ट मेनली रिलीजन्स थीम ऑफ बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू। ऑब्वियस ही बात है कि ये पेंटिंग उस समय की है जिस समय बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या फिर ब्राह्मणिज़्म था। इस्लाम था नहीं, क्रिश्चियनिटी तो खैर कॉलोनियल एरा में ही आई है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई और रिलीजन थी। लेकिन अगर रिलीजन के नाम पर आएंगे तो देयर वर लॉट मोर रिलीजन्स, बट इट वाज फिलोसॉफिकली डिफरेंट, नॉट यू कैन से कि मतलब थ्योरेटिकली। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हमारे पास एक फ्रेस्को पेंटिंग होती है। अब देखिए फ्रेस्को पेंटिंग वो होती है जहाँ पर दीवार को पहले गीला करके फिर उसके ऊपर में पेंटिंग की जाती है। तो दीज आर एग्जीक्यूटेड फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर। लाइम प्लास्टर आपने किया, फिर उसके ऊपर में मुरल मतलब कि ये फ्रेस्को पेंटिंग कर दिया, और वो भी गीले गीले वॉल पर ही। इससे होता क्या है कि जो कलर होती है जब वो सूखती है तो वो फिर पक्की हो जाती है, क्योंकि वो फिर गीले वॉल पे ही बनाई गई है। अब इससे क्या होता है कि जो कलर होता है वो फेड नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर वाटर यूज़ किया जाता है। विद द सेटिंग ऑफ द प्लास्टर द पेंटेड बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वॉल। जैसे कि आप लोग देखे होंगे
घरों वगैरह में जब भी कोई पेंटिंग अगर मान लेते हैं कि प्लास्टर पे ही कर दी जाए, प्लास्टर पे ही कोई शेप दे दिया जाए, तो ऑब्वियसली वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो प्लास्टर खुद ही है। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी फ्रेस्को पेंटिंग। आगे बात किया जाए मुरल पेंटिंग में, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मुरल पेंटिंग। जैसे अजंता की मुरल पेंटिंग है। अजंता में टोटल 29 केव हैं। इस केव में मैक्सिमम है तो वैसे गुप्ता पीरियड की ही मैक्सिमम, लेकिन इसमें कई और भी हमें छोटे छोटे डायनेस्टीज देखने को मिल जाती हैं। डिपिक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, जातक स्टोरीज। यानी कि जातक स्टोरी का मतलब क्या है? जातक स्टोरी का मतलब कुछ नहीं, बस ये आप समझ लीजिए कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड कोई भी इवेंट अगर दिखाया जाता है, कोई कहानी दिखाई जाती है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं जातक कथाएं। ठीक है। इनफैक्ट एक जातक कथा अंगुलीमाल डाकू के लेकर के भी है, बचपन में पढ़ा होगा हम लोगों ने, तो खैर पढ़ा था। अब आज की डेट में तो कई सारे अपडेशन हो चुके हैं, बट इसमें यही था कि एक अंगुलीमाल डाकू था। वो होता क्या था कि किसी को मारता था तो उसकी उंगली काट करके वो पहन लेता था, और वो उसी की माला ही पहनता था। तो एक बार को क्या हुआ कि वो बुद्ध के सामने मिला। बुद्ध ने उससे पूछा कि भाई क्या मतलब उंगली क्यों काट करके रख लेते हो? तो खैर वहाँ पर जो भी वाद विवाद हुआ, जो भी चीज़ें हुई, और फिर अल्टीमेटली उस अंगुलीमाल डाकू का मन परिवर्तित हो जाता है और फिर वो मारना छोड़ देता है। तो ये सभी स्टोरीज़ क्या हैं? जातक स्टोरीज़ हैं। अब ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट स्टिल देयर वाज अ ग्रेट मैसेज, एंड द मैसेज वाज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द पीस एंड ह्यूमैनिटी, एंड दैट वाज अ वेरी ग्रेट थिंग। तो ये सब हम लोगों ने क्लास आई गेस 7th और 8th में पढ़ा था, तो इट वाज ईयर बैक्स, काफ़ी पुरानी बात है। इट इज़ एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट, एक्सेप्टिंग डेकोरेटिव पैटर्न ऑन द सीलिंग एंड द पिलर्स। प्रोमिनेंट फीचर इसमें क्या है कि आधी आंखें बंद किए हुए ड्रूपिंग आई वाले बुद्धा हो गए। इनफैक्ट आधी आंखें बंद किए हुए जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसी की पेंटिंग यहाँ पर कर दी गई है। दैट वाज स्कल्पचर, दिस इज पेंटिंग। दोनों में डिफरेंस आपको पता ही चल रहा होगा, बट द थीम इज़ नॉट डिफरेंट, थीम इज़ सेम। ठीक है। आगे हमारे पास एलोरा मुरल पेंटिंग होती हैं, जो कि बेसिकली कैलाश टेम्पल के नाम से भी जानी जाती हैं। दे आर पेंटेड इन रेक्टेंगुलर पैनल्स विद अ थिक बॉर्डर विद द फॉलोइंग प्रोमिनेंट फीचर्स। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? इसमें है शार्प ट्विस्ट ऑफ हेड, पेंटेड एंगुलर बेंट ऑफ द आर्म एंड शार्प प्रोजेक्टेड नोज, लॉन्ग ड्रॉन ओपन आइज एंड कॉन्केव सरफेस ऑफ द क्लोज लिम्स। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मूविंग फिगर, आप बोल सकते हैं कि मूवेबल फिगर्स दिख रही थी, एंड थोड़ी सी यहाँ पर कलाकारी ज़्यादा की गई है। फिर आती है हमारी बादामी मुरल पेंटिंग। बादामी केव्स ये कर्नाटका में है, एंड दे आर पैटर्नाइज्ड बाय चालुक्य किंग। मंगलेश के द्वारा जो है वो किया गया था। अब देखिए चालुक्य किंग एंड ऑल दैट, ये सब एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा है मंगलेश के बारे में या कौन है, तो ये बेसिकली क्या है कि पुलकेशिन II के चाचा थे, और इसके बारे में स्टोरी खैर हम लोगों ने बात कर रखी है, एंड इन द अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री इन द दिस सीरीज़, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बात किया जाए तो डिपिक्शन इन द केव्स शो वैष्णवा एफिलिएशन, देयरफॉर द केव इज पॉपुलरली नोन एज विष्णु केव। ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ पेंटिंग हैज़ सर्वाइव्ड ऑन द वॉल्टेड रूफ ऑफ द फ्रंट मंडप, बाकी सारी तो खैर खराब हो गई हैं। बादामी केव पेंटिंग रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशन ऑफ मुरल पेंटिंग फ्रॉम अजंता टू बादामी इन द साउथ इंडिया। It is noteworthy to observe that contours of different part of the face created protruding structure of the face। तो इसमें मतलब चेहरे के अंदर में चेहरे, मतलब कि एक तरीके से इंसेप्शन बन गया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बादामी केव्स में पेंटिंग वगैरह की गई है। सो ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली फैक्चुअल इन नेचर, और एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या लिखना है। जैसे जो भी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बस यही एक थोड़ा सा अंतर रहेगा कि वहाँ पर स्कल्पचर था और यहाँ पर ये पेंटिंग है। आगे बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुरल पेंटिंग बनाई गई है, एंड अगर ये हम लोग साउथ इंडिया में आ जाएँ, जहाँ पर पल्लव, चालुक्य, पांड्या और चोल वगैरह थे, तो इनके जो पेंटिंग थी, कांचीपुरम टेम्पल वर पैटर्नाइज्ड बाय पल्लव किंग राजसिम्हा। अब देखिए जो राजसिम्हा था, इन्होंने टेम्पल मेकिंग में भी ध्यान दिया था और साथ ही साथ में पेंटिंग में भी ध्यान दिया था। अब कांचीपुरम आप देख सकते हैं कि बनाई गई है, एंड दैट वाज इन तमिलनाडु। तो पेंटिंग एट
तिरुमलईपुरम केव एंड जैन केव एट सित्तानवसाल वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय पांड्याज। इसी तरीके से इसी तरीके से पेंटिंग एट नरतामलाई एंड बृहद्रेश्वर टेम्पल, ये जो है वो चोलाज ने बनवाया था। बृहदेश्वर टेम्पल खैर बहुत बड़ा टेम्पल है, राजराजेश्वर टेम्पल को ही बृहदेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्रोमिनेंट फीचर ऑफ चोला आर्ट वॉज वाइड ओपन आइज एंड नोटेबल चोला आर्ट एग्जाम्पल जैसे डांसिंग गर्ल फ्रॉम द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। तो ये कुछ मुरल पेंटिंग्स थी जो साउथ इंडिया की थी, जिसको कि अगेन आपको जानना जरूरी है। देखिए अगेन जो है ये सब हम लोग डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन देखिए कई तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर बोला जा सकता है कि मुरल पेंटिंग का डेवलपमेंट इंडिया में कैसा था, एक तो ये आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि मुरल पेंटिंग को कंपेयर करने को, जैसे डिफरेंट आर्किटेक्चर दे देगा एंड दे विल आस्क अबाउट द कंपैरिजन, जैसे कि पाल, पांड्य और चोल, इनका कंपैरिजन अजंता एलोरा के साथ में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हो सकते हैं ये एक, तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे वहाँ पर जो पेंटिंग थी मेनली वो बुद्धिस्ट जैन नेचर की थी, वहाँ पर जो भी बातें हो रही थी जो गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो थी वो सब वहाँ पर थी। यहाँ पर जो है मेनली टेम्पल्स हैं और वो भी वैष्णवाइट टेम्पल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। विजयनगर मुरल के बारे में बात करें तो विजयनगर पता ही है आपको, साउथ इंडिया का एक पार्ट था, आंध्र प्रदेश के पास में एक छोटा सा एरिया विजयनगर का था। तो द पेंटिंग एट विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में एंड लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में वर पैटर्नाइज्ड बाय विजयनगरिया किंग्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये मुरल पेंटिंग देख लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अबाउट द वॉल पेंटिंग ऑफ द केव्स। जैसे अजंता ये महाराष्ट्र में है एंड फ्रॉम 4 to 8 सेंचुरी एडी ये अलग अलग रूलर्स के द्वारा बनाया गया है। बुद्धिज़्म ही केवल है और 29 केव्स हैं इसमें जो फिगर्स वगैरह बनाई गई हैं वो बोधिसत्व की बनाई गई हैं, इसी के अलावा पद्मपाणि की बनाई गई हैं, या फिर जो है अवलोकितेश्वर की बनाई गई हैं, अमिताभ की बनाई गई हैं, मैत्री की बनाई गई हैं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बोधिसत्व को बनाया गया है कि अलग अलग फॉर्मेट में कैसे होते हैं। मंजूश्री की भी बनाई गई हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब जो बातें हम लोगों ने की हुई हैं वो मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, ये सब आप लोग परेशान मत होइए क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री का, इनफैक्ट जब हम लोग आगे आएंगे भी रिलीजन में बात करेंगे तो बुद्धिज़्म में सब काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट आई कैन एश्योर यू कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आर्ट एंड कल्चर में एंड स्पेशली बुद्धिज़्म और जैनिज्म से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन कोई भी क्वेश्चन आया आप इजली कर ले जाएंगे। बस आप फॉलो करते रहिए। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें बताई जाएँ वो आप याद रखिएगा। तो आप या तो आप आंसर आता रहेगा या नहीं आता रहेगा, गेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू विल सॉल्व इट एंड यू विल सॉल्व इट करेक्टली। चलिए खैर, सो आगे बात करें तो एलोरा पेंटिंग आ जाती है। ओके, यहाँ पर पेंटिंग में, अजंता की ही पेंटिंग में मिनरल और वेजिटेबल कलर्स का यूज़ किया गया है, टेम्पोरल स्टाइल यूज़ की गई है, फिर फ्रेस्को पेंटिंग भी यूज़ किया गया है। ठीक है, टेम्परा स्टाइल में कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि आप जब सूख जाता है फिर उसके ऊपर में पेंट किया जाता है। जैसे फ्रेस्को में क्या है, गीली पेंट ही की जाती है, यहाँ पर सूखी पेंट की जाती है। ठीक है, दोनों ही मुरल है। आगे बात करें एलोरा में, एलोरा जो है वो कैलाश टेम्पल पे है, या फिर आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में 7th सेंचुरी एडी में बनाया गया है। यहाँ पर तीनों रिलीजन है, जैन, बुद्ध एंड ब्राह्मणिज्म। लेटर पेंटिंग इन गुजराती स्टाइल की गई है। बाघ केव के बारे में बात करें तो बाघ केव ये मध्य प्रदेश में है और ये टाइटली मॉडल्ड एंड स्ट्रॉन्गर आउटलाइन है, मोर अर्थली एंड ह्यूमन है एंड मोस्ट सेक्युलर इन नेचर है ये। इसी तरीके से और भी हमारे पास वॉल पेंटिंग्स है, जैसे रावण छाया जो कि ओडिशा में है, ये चोला डायनेस्टी के द्वारा बनवाई गई थी। इसी तरीके से सित्तान वसल है जो कि तमिलनाडु में है और ये पल्लव रूलर्स के द्वारा मेनली बनवाया गया था। हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि ये पांड्यास के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया गया था इसमें, बट मेनली यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी है, लेकिन देयर इज़ अ डिबेट। सो कीप इन माइंड कि पल्लव के साथ साथ यहाँ पर पल्लव के साथ साथ में पांड्यास भी हैं। ठीक है, चलिए, नॉट ओनली ऑन द वॉल बट ऑल्सो ऑन द पिलर और सीलिंग भी यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह की गई है। मोस्टली जो पेंटिंग है वो जैन टेम्पल में ही की गई है। इसके अलावा हमारे पास लेपाक्षी टेम्पल है जो कि कर्नाटका में है एंड दिस लेपाक्षी टेम्पल इज मोस्टली टेम्पल वॉल पर इसमें पेंटिंग की गई है। विजयनगर पीरियड का है एंड रिलीजियस और सेक्युलर थीम यहाँ पर दिखाई गई है। अब हमारी आती है मिनिएचर पेंटिंग।
देखिए मिनिएचर को आप मतलब मिनिमम से मत सोचिएगा, दिस इज़ नॉट मिनिमम। छोटा नहीं होता इसमें, साइज आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली छोटा होता है, बट छोटा और बड़ा दिस इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म। तो यहाँ पर चीज़ें कम एरिया में ज़्यादा चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो मिनिएचर वर्ड है वो लैटिन वर्ड मिनियम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेड लेड पेंट। ठीक है, तो ये स्मॉल और डिटेल्ड पेंटिंग्स होती हैं। एंड जो मेन इम्पॉर्टेंट जगहें हैं जहाँ पर ये डेवलप हुआ था वो था बंगाल। और बंगाल में पाल डायनेस्टी थी, जैसे धर्मपाल, रामपाल, ये सब लोगों के बारे में पता है ना। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो अब आगे गौर करिएगा, जब भी जैसे दुर्गा पूजा वगैरह होती है ना तो उसमें पांडाल लगाए जाते हैं। उस दुर्गा पूजा में नीचे देखिएगा, हर एक पांडाल पे नीचे लिखा होता है कि किसने बनाया है। तो आपने देखा होगा लिखा रहता है इस तरीके से पाल, और कुछ कुछ यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा, 2009 2010 कुछ भी लिखा रहेगा नंबर। ये एक्चुअली यही वो पाल डायनेस्टी वाले पाल लोग हैं जो लोग ये बनाते हैं। तो ये एक तरीके से बोल दीजिए कि इनका ट्रेडिशन ही है, एंड दे आर वेरी स्किल्ड इन दैट। तो ये पाल लोग बनाते हैं, इसीलिए लिखा रहता है पाल। ठीक है, एंड रामपाल वॉज यू कैन से कि द पायनियर इन दिस हिस्ट्री। इस चीज़ में वो जो है वो स्टार्टिंग ही किया था, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे बात करें तो आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग रीच्ड इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। The tradition of miniature paintings are carried forward by the tradition of different Rajasthani school of painting like the Bundi, किशनगढ़, जयपुर, मारवाड़ एंड मेवाड़। तो इन सब जगहों पर जो है मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी। अभी हम लोग इन पेंटिंग के बारे में आगे डिटेल्ड में भी चर्चा करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल बी बैक ऑन दिस पॉइंट। आगे बात किया जाए अगर, तो आगे हमारे पास आती है रागमाला पेंटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रागमाला पेंटिंग ऑल्सो बिलोंग टू दिस स्कूल एज डज द कंपनी पेंटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश क्लाइंट। एक्चुअली इसमें है क्या, रागमाला में रागमाला राग से निकल करके आया है, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ राग इन म्यूजिक। और ये जो रागमाला पेंटिंग है वो हर एक राग को दिखाता है। तो वी हैव सेवरल टाइप ऑफ राग, जिसमें से 6 राग को ये पेंटिंग दिखाता है। सो कीप इन माइंड, रागमाला पेंटिंग के बारे में 2-4 चीज़ें, एक मिनिएचर पेंटिंग है, दूसरा राग को डिपिक्ट किया गया है, सो दिस इज़ म्यूजिकल इन नेचर। थर्ड, कंपनी पेंटिंग, यानी कि ब्रिटिशर के द्वारा ये बनवाया गया था, एंड दे वर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश क्लाइंट्स। और ये जो है वो यू कैन से कि मिनिएचर पेंटिंग तो खैर हम लोगों ने बात ही कर लिया। सो दिस इज़ ऑल, इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ है। आगे बात करें तो पाल स्कूल के बारे में देख लेते हैं। पाल स्कूल जो है वो 11वीं-12वीं सेंचुरी के दौरान में डेवलप हुई थी। हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो इस समय क्या है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 लोग जो है वो आपस में ट्रिपटाइट युद्ध लड़ रहे थे। ट्रिपटाइट वॉर इन लोगों के बीच में हो रही थी और ये आपस में ही कंटिन्यूसली वॉर लड़ रहे थे। तो पाल स्कूल में यहीं पर डेवलप हुई थी, एंड दिस वाज 11 to 12 सेंचुरी एडी की बात में आते हैं। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया यहीं से शुरू होती है, बंगाल से शुरू होती है। दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्मेट ऑफ इलस्ट्रेशन टू द रिलीजियस टेक्स्ट ऑन बुद्धिज्म executed under the pal of the eastern India and Jain text executed in the western India. Buddhist monasteries of Nalanda, Odantapuri, Vikramshila and Somarupa, they are the great centers of the Buddhist learning. अब जैसे नालंदा के बारे में, नालंदा किसने बनवाया था? नालंदा बनवाया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, गुप्ता डायनेस्टी के, जबकि वही विक्रमशिला ये पाल डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि दोनों को ही नष्ट किया गया था, दोनों को ही डिस्ट्रॉय किया गया था मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। आगे बात करें तो हालांकि ये लोग जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर थे और यहाँ पर ही ये पाल स्कूल जो पेंटिंग है वो डेवलप हुई थी। Large number of manuscripts on palm leaf relating to the Buddhist theme were written, illustrated with the image of Buddhist deities at these centers. Pal painting is characterized by sinus line and subdued tones of color. तो एक ये साइनस का मतलब ये होता है साइनसॉइडल वाली जो वेव्स होती हैं, यानी कि इस तरीके की जो वेव्स होती हैं उस तरीके से ही ये डेवलप हुआ है। ठीक है, जैसे कि पेंटिंग में भी आप लोग देख सकते हैं दिस काइंड ऑफ line we can observe.
पाल पेंटिंग रिजेंबल द आइडियल फॉर्मेट ऑफ कंटेम्प्रेरी ब्रॉन्ज एंड स्टोन स्कल्पचर। तो देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है, और आज की डेट में भी ऐसे ही स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। दिस रिप्रेजेंट अ नेचुरलिस्टिक स्टाइल विच रिफ्लेक्ट अ फीलिंग ऑफ क्लासिकल अजंता आर्ट। क्लियर। आगे हमारे पास आती है वेस्टर्न इंडियन स्कूल में कि आखिर में जो ये पाल, जैसे कि पाल डायनेस्टी और पाल स्कूल, ये तो ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में कुछ डेवलपमेंट हो रही थी जैसे राजस्थान वगैरह के इलाके में, और वो आ जाती है हमारे इस वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग में। पेंटिंग से ही आप देख सकते हैं दिस इज समथिंग डिफरेंट, लुकिंग थोड़ी सी अलग आ रही है इसमें। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जैन पेंटिंग एंड दे लार्जली डिवोटेड टू द इलस्ट्रेशन ऑफ जैन रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ 12th to 16th सेंचुरी। इसे ही हम लोग अप ब्रह्मसा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे अप ब्रह्मसा स्कूल के बारे में भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा अप ब्रह्मसा ही वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग है। यहाँ पर कुछ जो साइट्स हैं जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया और उड़ीसा, यहाँ पर ये मेनली साइट्स हैं। देख सकते हैं कि मेनली ये जैन साइट हैं। अब जैसे गुजरात प्योरली जैन है, इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में कुछ पार्ट हमें जैन के मिलते हैं, और उड़ीसा भी जैन है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जैन साइट बची नहीं है, बट स्टिल जैसे आपकी कौशाम्बी जो है वो जैन साइट है। इनफैक्ट वो दोनों ही साइट है, जैन भी है बुद्धिस्ट भी है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय सिंपल ब्राइट कलर्स, हाईली कन्वेंशनलाइज्ड फिगर्स एंड वायरी एंड एंगुलर ड्राइंग। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है उसके बारे में बता दिया गया है कि जनरली सिंपल होता है, कलर ब्राइट होते हैं। तो इनफैक्ट फिगर देख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बनाई जा रही हैं, व्हाट एंगुलरिटी दे हैव यूज्ड। आगे बात किया जाए तो नेचुरलिज्म ऑफ अर्ली वॉल पेंटिंग इज एंटायरली एब्सेंट यहाँ पर, एंड द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑन एंड पाम लीफ विद द फिगर शोन फ्रॉम ए फ्रंटल व्यू, इस तरीके से बनाई गई थी। फेशियल एक्सप्रेशन विद इट्स पॉइंटेड नोज रिजेंबल टू वॉल पेंटिंग एट एलोरा। प्रोमिनेंट फीचर्स, अब जैसे इसमें क्या है, आंखें देख सकते हैं आपकी, ये प्रोजेक्टिंग है, निकली हुई है बाहर, विच एक्सटेंड बियॉन्ड द आउटलाइन ऑफ द फेस इन प्रोफाइल। एक्सटेंडेड भी है, मतलब कि इलोंगेटेड, लंबी लंबी आंखें आप बोल सकते हैं, और बाहर की ओर में निकली हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जैसे कल्पसूत्र हो गया या कलखचार्य कथा हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा आप लोग आर्ट एंड कल्चर में, भले ही आप अंदर कुछ भी लिखे रहें लेकिन एग्जाम्पल्स आपके करेक्ट होने चाहिए, और एग्जाम्पल से ही इनफैक्ट जज भी किया जाता है। आगे हमारी आती है सुल्तानेट पेंटिंग। अब जैसे क्या हुआ था कि यू कैन से कि 7 to 8 सेंचुरी के दौरान में इस्लामिक इन्वेजन्स होना शुरू हो गए थे, लेकिन मोहम्मद गोरी के टाइम पर मेन हम लोग सुल्तानेट मानते हैं, क्योंकि ये भारत में रहने आया था। मोहम्मद गोरी भारत में रहने के लिए आया था, और यहाँ पर फिर अपने हिसाब से आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह में इसने जो है अपना हाथ आजमाना शुरू किया। लेकिन मेनली जो डेवलपमेंट होती है पेंटिंग की, वो स्टार्ट होती है सुल्तानत पीरियड से, यानी कि दिल्ली सल्तनत से ये स्टार्ट होता है। अब देखिए ये लोग प्योरली क्या थे, पर्शियन इन नेचर थे, तो पर्शियन, अपना जो पर्शियन धर्म है वो तो छूटेगा नहीं, तो पर्शियननेस जो थी वो कहीं ना कहीं इसमें दिखती थी। द कमिंग ऑफ मुस्लिम ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज ए हार्बिंगर ऑफ चेंज एंड ब्रॉट फोर्थ ए कल्चरल रेनेसांस इन 14th सेंचुरी। सीधी सी बात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पर्शियन कल्चर आने वाला था, तो पूरा एक नए तरीके का था, इसलिए हार्बिंगर ऑफ चेंज इसको बोला गया। द सदर्न स्कूल ऑफ विजयनगर, यहाँ पर अगर छोड़ दिया जाए तो डेक्कन में एक नई स्टाइल डेवलप हो गई थी, दैट वाज कॉल्ड एज डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर जो हमें चीज़ें दिखती हैं वो पर्शियन एलिमेंट दिखता है। जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग बनाई गई है, और इस बिल्डिंग में मेनली ज्योमेट्रिकल वर्क किया गया है। इनफैक्ट अगर इसके पिलर्स और इसके खिड़की, दरवाजे या जो भी वॉल्स वगैरह, इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा आपको ज्योमेट्रिकल वर्क मिलेगा। और जो भी यहाँ पर लोग भी बनाए गए हैं, दे आर बेसिकली ज्योमेट्रिकल इन नेचर। बाद में ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, जैसे मुगल, राजपूत और डेक्कन। अब मुगल पार्ट में जो आया था वो बेसिकली इस्लामिक था, राजपूत में जो था वो हिंदू ब्राह्मणिकल इन नेचर था, और डेक्कन में जो है वो मिक्स सा कल्चर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात किया जाए अगर मुगल पेंटिंग के बारे में, तो देखिए मुगल पेंटिंग के बारे में लेट मी क्लियर यू, जो मुगल्स थे उसमें हम लोग बेसिकली जब मुगल डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे इन आवर मेडिवल हिस्ट्री, देन वी विल डिस्कस मच डिटेल्ड मैनर में हम लोग देखेंगे उस समय। फिलहाल यहाँ पर आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप लिख लेंगे। लेकिन मुगल पेंटिंग को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द डायनेस्टी ऑल्सो, और वो हम लोग करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में।
वहाँ पर हम लोग सबके बारे में, बाबर, हुमायूं, अकबर, और मतलब सबके बारे में हम लोग वहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर में अगर औरंगजेब ने कुछ नहीं बनवाया, आर्ट एंड कल्चर में ने कुछ नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, अकबर ने कुछ किया है तो क्यों किया है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ होती है उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा एंड रटना भी आपको कम पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पर फिलहाल देखने वाले हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ओनली। तो यहाँ पर मेनली कन्फाइंड टू मिनिएचर इलस्ट्रेशन ऑन द बुक्स और सिंगल वर्क टू बी केप्ट इन एन एल्बम। यहाँ पर जो मुगल पेंटिंग्स थी दे आर यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन पर्शियन, क्योंकि दोनों चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर सपल नेचुरलिज्म या फिर प्राइमरली आर्टिस्टिक जो चीज़ें थी वो सेक्युलर नेचर में बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस्लामिक इन्फ्लुएंस दिखता है। दे ट्राई टू पेंट द क्लासिकल राग एंड सीजन और ब्रह्मसा, इनको पेंट करने की कोशिश की गई। जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड आर्ट देखने को मिलती है वो है तूती नामा, मतलब कि पैरट की एक फ़ोटो दिखाई देती है, तूती मतलब पैरट होता है, वो दिखाया गया है। अकबर के रीन में बात करें तो काफ़ी अच्छा ये मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हो गया था। इसने इनफैक्ट एक आर्ट यू कैन से कि बिल्डिंग भी बनवाया हुआ था और वहीं से फिर इसकी बिल्डिंग वगैरह चल रही थी। लेकिन इसकी जो जेनिथ है, इसकी जो टॉप है, वो जहांगीर के टाइम पर आती है। जहांगीर के टाइम पे कई सारे पेंटर्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर थे। जहांगीर इनकरेज्ड आर्टिस्ट टू पेंट पोर्ट्रे एंड दरबार सीन, मतलब कि दूसरे के एम्पायर में जाओ, वहाँ का दरबार जो है वो बना करके लेके आओ ताकि हम देखेंगे और अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह भी कर लेंगे। इनफैक्ट जहांगीर वॉज इटसेल्फ खुद भी जो है वो काफ़ी अच्छा पेंटर था। शाहजहां ठीक है पेंटिंग को ध्यान दिया, लेकिन इसका मेन जो था वो आर्किटेक्चर की ओर था, मतलब ये बिल्डिंग वगैरह बनवाने पे ज़्यादा ध्यान देता था। औरंगजेब को इन सबसे मतलब नहीं था। औरंगजेब कहता था कि भाई ऐसा है, दे ऑल आर अगेंस्ट द इस्लाम एंड ही वॉज रिलीजियसली ब्लाइंड, और इस वजह से इन सब चीज़ों पे उसने रोक लगा दी थी। इनफैक्ट औरंगजेब के बारे में एक कहानी भी है। कहा जाता है कि जब म्यूज़िक जो चीज़ थी, म्यूज़िक शाहजहां के टाइम तक तो इट वॉज़ वेरी गुड, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर जब आया था तो म्यूज़िक को उसने ख़त्म कर दिया था। इनफैक्ट जो म्यूजिशियन था उसको पकड़ पकड़ के मरवाना शुरू कर दिया था। इसको लेकर के जो म्यूजिशियंस थे उन्होंने मतलब एक रैली निकाली थी, और इट वाज ए रैली लाइक जो डेथ सेरेमनी होती है ना, वैसे ही सेम वैसे ही डेथ सेरेमनी ऑफ द म्यूज़िक किया गया था। और इनफैक्ट औरंगजेब ने उस पर कमेंट भी किया था। उसने कहा था कि ये जो मैयत लेकर के आप जा रहे हैं ये इतनी दूर लेके जाइए कि संगीत का कोई भी स्वर मेरे कानों तक ना आए। सो दैट काइंड ऑफ अगेंस्ट ही वॉज with respect to the music, and not only music but also the painting and architecture also सबके अगेंस्ट में था, लेकिन म्यूज़िक से कुछ ज़्यादा ही वो अगेंस्ट में था, बिकॉज इस्लाम में वही म्यूज़िक जो है वो हराम वगैरह माना गया है। अकबर वॉज द फर्स्ट मोनार्क टू स्टैब्लिश एन एटिलियर इन इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ 2 पर्शियन मास्टर। कौन से थे? 2, एक थे मीर सैयद अली और दूसरा अब्दुस समद। दोनों का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिविल्स में तो नहीं, लेकिन हाँ स्टेट पीसेस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो सिविल्स में भी देखिए आज नहीं तो कल पूछा जा सकता है। द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग वो धीरे धीरे जो होती है फैक्चुअल डिटेल को भी चेक करना शुरू कर दिए हैं। सो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में आपको ये मिल जाए क्वेश्चन। मोर देन 100 पेंटर्स वर एम्प्लॉयड एंड मोस्ट ऑफ उसमें से जितने भी थे वो मेनली हिंदू थे, जो कि गुजरात, ग्वालियर या फिर कश्मीर यहाँ से उठा करके लेकर के आए हुए थे, और ये लोग मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग किया करते थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट पेंटिंग्स हैं जैसे हमजनामा हो गई, रज़्मनामा हो गई, बुक ऑफ वॉर हो गई, अकबरनामा हो गई, तो ये लोग बेसिकली लिखा गया था। फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्कूल इंक्लूड हमजनामा सीरीज़, जो कि 1567 में स्टार्ट हुई थी और 1582 में कंप्लीट हुई थी। हमजनामा में अमीर हमज की स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि मीर सैयद अली के द्वारा इलस्ट्रेट किया गया था। 1200 पेंटिंग्स ऑन ए थीम ऑफ संगिजनामा, जफरनामा एंड रामायणनामा ये बनाया गया था। ठीक है। द पेंटिंग ऑफ हमजनामा आर ऑफ लार्ज साइज, बड़ी सी काफ़ी थी, क्लोथ पे बनाई गई थी। देवर ऑफ पर्शियन सफावी स्टाइल विथ डोमिनेटिंग कलर्स बीइंग रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब जैसे क्या होती है कि सफारी सूट वगैरह पहना जाता है ना, तो दैट इज़ एक्चुअली यू कैन से कि इस्लामिक, काफ़ी उसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो दैट इज़ द थिंग। खैर ये सारी चीज़ें जो है देखिए फैक्चुअल हैं, एंड दिस कैन बी यूज्ड इन द आंसर राइटिंग, बट अदरवाइज इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए
इंडियन टोन्स अपीयर इन द लार्ज वर्क, इंडियन आर्टिस्ट वर एम्प्लॉयड, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, ऑब्वियस सी बात है। पर्शियन को कितना उठा करके लेके आएंगे, तो इंडियन को ही ये ट्रेन करना शुरू कर दिए थे, इंडियन की मदद से ही बनाना शुरू कर दिए थे। आगे हमारी देखिए रीजनल पेंटिंग्स आती हैं। अब देखिए जैसे इस्लामिक टाइम पे एक तो दिल्ली में अपनी जो पेंटिंग चल रही है सो चल रही है, इसके अलावा कुछ रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट भी जो है वो फ्लरिश कर गए थे, डेवलप कर गए थे। उसमें से एक थी राजपूत पेंटिंग। अब ये राजपूत पेंटिंग ऑब्वियसली राजस्थान के एरिया में होगी और ये प्योरली ब्राह्मणिकल इन नेचर थी। द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट हिंदू फ्यूडल स्टेट्स इन इंडिया अनलाइक मुगल पेंटिंग विच वर कंटेम्प्रेरी इन स्टाइल, राजपूत जो है वो ट्रेडिशनल और रोमांटिक थी, यानी कि ब्राह्मणिज्म थी। राजपूत पेंटिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग, जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास आती है सेंट्रल इंडिया और राजस्थानी स्कूल। ये जो है वो डीप रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन थी एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन एपिक्स, पुराण्स एंड लव पोएम्स एंड लव फोक आर्ट। मुगल आर्टिस्ट ऑफ इंफीरियर मेरिट हु वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द मुगल एम्परर, ये लोग राजस्थान में चले गए। इस वजह से इस यहाँ पर इस स्कूल ऑफ आर्ट में थोड़ी सी इस्लामिक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल जाती है। राजस्थानी स्कूल प्रोमिनेंट फीचर्स क्या क्या थे, जैसे बोल्ड ड्राइंग थी, स्ट्रॉन्ग थी, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स थी। इनफैक्ट कभी आप अगर उदयपुर वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ फिगर इज फ्लैट विदाउट एनी अटेम्प्ट टू शो perspective in naturalistic manner. Surface of the painting is divided into several compartments of different color in order to separate one scene from other. तो ये सब कुछ चीज़ें की गई हैं, बेसिकली फैक्चुअल ही हैं, ध्यान में रखना है, बट थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस, एक बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो मालवा पेंटिंग आती है, जो कि 7th सेंचुरी के अराउंड में डेवलप हुई थी। मालवा के रीजन में डेवलप हुई थी, बुंदेलखंड के रीजन में डेवलप हुई थी, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया के एक स्कूल ऑफ आर्ट है ये। प्रोमिनेंट फीचर्स इसमें क्या है, फ्लैट कंपोजिशन थी, ब्लैक एंड चॉकलेट ब्राउन बैकग्राउंड था, फिगर शोन अगेंस्ट अ सॉलिड कलर पैच एंड आर्किटेक्चर पेंट इट लाइवली कलर्स। दिस स्कूल्स मोस्ट अपीलिंग फीचर इज इट्स प्रिमिटिव चार्म एंड अ सिंपल चाइल्ड लाइक विजन। तो ये काम किया गया था मालवा पेंटिंग में। अब आगे अगर देखा जाए रीजनल पेंटिंग में तो वी हैव किशनगढ़ पेंटिंग एंड किशनगढ़ पेंटिंग में जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक फेशियल टाइप दिखाया गया है, रिलीजियस है, किशन वगैरह के बारे में दिखाया गया है। ये डेवलप की गई थी राजा सतवंत सिंह के द्वारा एंड उस समय जो मास्टर थे, मतलब जो बनाते थे, उनका नाम था निहाल चंद। Men and women are drawn with a pointed nose and chins, deeply carved eyes, serpentine locks of hair दिखाया गया है। Their action is frequently shown to occur in a large panoramic landscape. आगे आती है मेवाड़ पेंटिंग में। मेवाड़ दैट इज इन उदयपुर। अब आपको पता है मेवाड़ में राणा प्रताप वगैरह के बारे में कहानियाँ ऑलरेडी हम लोग देखे हुए हैं, तो राणा प्रताप के बारे में हालांकि और कहानियाँ हम लोग देखेंगे जब हम लोग अकबर के बारे में बात करेंगे, कई सारी स्टोरीज हैं, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो करेक्टराइज्ड बाई बोल्ड bright contrasting colors and direct emotional appeal. The earliest dated example come from रागमाला। तो रागमाला के बारे में जो अभी हम लोगों ने बात किया था पेंटिंग, वो यहीं से स्टार्ट होती है। This reflect portraiture and the life of the ruler along with the religious theme. Text of painting is written in black on the top against the yellow ground. इसके अलावा अगेन जो जोधपुर वाली जो मारवाड़ पेंटिंग है वहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर फोक स्टाइल हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो जोधपुर की फोक है वो देखने को मिल जाती है। एंड दिस इज नॉट कालबेलिया एंड ऑल दैट, कालबेलिया इज समथिंग डिफरेंट। कालबेलिया इज जैसलमेर का यू कैन से कि डांस फॉर्मेट है, तो सेम वैसे ही कुछ यहाँ पर फोक आर्ट्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाती है। They are completely uninfluenced by the Mughal style and portrait, court scene, रागमाला, ये सब यहाँ पर भी दिखाया गया है। आगे रीजनल पेंटिंग में अगर बात किया जाए तो वी हैव बुंडी पेंटिंग। अब देखिए जैसे बुंडी पेंटिंग एंड ऑल दैट ये सब जो है वो जम्मू स्कूल में स्टार्ट होती है, सॉरी नॉट जम्मू, जम्मू में बाशोली वगैरह है। दिस इज अगेन राजस्थानी। दिस हैज़ डेवलप्ड इन द लेट 17th century, वेरी क्लोज टू मारवाड़ स्कूल एंड but the former excels the later in quality. Prominent features यहाँ पर क्या है, rich and glowing color है, the rising sun in golden color दिखाया गया है, crimson red horizon दिखाया गया है, तो इस मतलब कि कलर का अच्छा खासा जो है वो डिपिक्शन यहाँ पर किया गया है।
एग्जाम्पल के नाम पर जैसे भैरवी रागनी जो कि इलाहाबाद म्यूजियम में रखी गई है, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ भागवत पुराण ये कोटा म्यूजियम में रखा गया है, और रसिक प्रिया ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा गया है। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली में हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू इग्नसा, वहाँ पर जाइए, काफ़ी अच्छा है। इंदिरा गांधी स्कूल ऑफ आर्ट, म्यूजियम ऑफ आर्ट इस तरीके से है, राजीव चौक पे आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप वहाँ जाएंगे तो कई सारे कल्चर भी देखेंगे, कॉइन्स देखेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें देखेंगे। बहुत ही अच्छा डिपिक्शन किया गया है। आती है इसके बाद से कोटा पेंटिंग। हम लोग सब राजस्थानी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, कई सारे यहाँ पर क्लासेज हैं। कोटा पेंटिंग जो है वो बुंडी पेंटिंग के ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। थीम ऑफ टाइगर एंड बियर हंट ये सब दिखाया गया है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन पेंटिंग इज ऑक्युपाइड बाय हिली जंगल, तो काफ़ी पहाड़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आती है पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल के बारे में एक चीज़ ये समझ लीजिए कि एक तो ये हिमाचल प्रदेश वगैरह में डेवलप किया गया था, जम्मू और जो मतलब पहाड़ी एरिया में डेवलप किए गए थे। क्वेश्चन ये उठता है कि पहाड़ी स्कूल आया क्यों? हुआ क्या था कि जो म्यूजिशियंस थे, जब औरंगजेब ने इनको भगा दिया तो या तो ये दो ऑप्शन था, या तो ये जा करके अपना गला कटवा लें, मर जाएं, या फिर जो है ये भाग जाएं। तो इन लोगों ने ऑब्वियसली जान की कीमत जान होती है, तो ये लोग भाग गए। भागने के बाद ये लोग पहाड़ियों में छिप गए। जब पहाड़ियों में छिपे तो वहाँ पर इन लोगों ने देखा कि यार यहाँ पर तो कुछ मतलब पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं। सो व्हाट दे डिड, जो इनकी म्यूज़िक थी उस म्यूज़िक के बेसिस पे ये लोग पेंटिंग सीख गए और अपने पेंटिंग को ही म्यूज़िक के थ्रू, मतलब अपनी म्यूज़िक को ही पेंटिंग के थ्रू ये दिखाना शुरू कर दिए। एंड दिस गॉट डेवलप्ड एज अ न्यू आर्ट ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे पहाड़ी स्कूल बोला जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज़ है? तो किसी के पीछे अगर स्टोरी कोई होती है तो अगर वो जान लेंगे काफ़ी आसान होता है समझना। आगे बात किया जाए रीजनल स्कूल में, तो वी हैव बाशोली पेंटिंग जो कि यू कैन से पहाड़ी था। अब पहाड़ी में जो बाशोली पेंटिंग है, इट इज़ नोन फॉर इट्स बोल्ड वाइटैलिटी ऑफ कलर, लाइनलेस एंड रेड बॉर्डर्स। इमोशनल सीन यहाँ पर कुछ है, जैसे रस मंजरी जो कि मतलब कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। फेवरेट ऑबलॉन्ग फॉर्मेट विद द पिक्चर स्पेस यूजुअली डिलिनेटेड बाई आर्किटेक्चरल डिटेल विच ऑफन ब्रेक इनटू द कैरेक्टरिस्टिक एंड रेड बॉर्डर्स। का ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद इट। यहाँ पर जो स्टाइलिश्ड फेशियल टाइप है जो दिखाया गया है, इज डोमिनेटेड बाय द लार्ज एंड इंटेंस आई। कलर्स आर ऑलवेज ब्रिलियंट विद ओखर, येलो, ब्राउन एंड ग्रीन ब्राउन प्रीडोमिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेंगी वो पहाड़ी नेचर की मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में है, पहाड़ी एरिया में डेवलप हुआ है, तो वी विल सी सम पहाड़ी कल्चर हियर। यहाँ पर मोनोक्रोम बैकग्राउंड दिखाया गया है विद फेशियल टाइप बिकम है लिटिल हैवियर एंड ट्री फॉर्मेट। अब जैसे अगर पहाड़ी लोगों को अगर आपने देखा होगा तो चेहरा थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, और वही इलोंगेशन हमें इस पेंटिंग में भी देखने को मिल जाती है। दे डिपिक्टेड ज्वेलरी बाय थिक रेज्ड ड्रॉप्स एंड वाइट पेंट विथ पार्टिकल्स ऑफ ग्रीन बीटल्स विंग टू प्रेजेंट एमराल्ड्स। इसके अलावा कुल्लू मंडी की भी पेंटिंग है जो कि हिमाचल प्रदेश में अगेन पहाड़ी स्कूल में ही डेवलप हुई थी। यहाँ पर लोकल ट्रेडिशन थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो थोड़ी सी यू कैन से के डिफरेंस है वो यही है बोल्डनेस ऑफ आर्ट में एंड द सिलेक्शन ऑफ द कलर्स में। यहाँ पर डार्क और डल कलर है, जबकि बाशोली में वही ब्राइट मोनोक्रोम कल्चर लिया गया था। अदरवाइज बोथ आर मतलब सिमिलर सी चीज़ें हैं। लास्टली एक और आती है जिसे गुलेर पेंटिंग भी बोलते हैं, एंड दिस अगेन गॉट डेवलप्ड इन जम्मू। मेनली ये यहाँ पर जो है राजा बलवंत सिंह के द्वारा बनवाया गया था जो कि जम्मू कश्मीर के ही थे। एंड कलर यूज्ड आर सॉफ्ट एंड कूल लाइक बाशोली स्कूल एंड स्टाइल अपीयर्स टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द नेचुरलिस्टिक स्टाइल ऑफ द मुगल पेंटिंग। सो दिस इज द थिंग जो कि पहाड़ी स्कूल में डेवलप हुई थी। अब हमारे पास देखिए छोटी छोटी कई सारे भी रीजनल पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं। जैसे कांगड़ा पेंटिंग हो गई। अब ये जो कांगड़ा पेंटिंग थी वो सेम जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा, जैसे हमारी बाशोली पेंटिंग हो गई या पहाड़ी पेंटिंग हो गई जितनी भी थी, वैसे ही देखिए कांगड़ा पेंटिंग भी डेवलप हुई थी कांगड़ा घाटी में। ये जो कांगड़ा है दिस गॉट डेवलप्ड एज अ गुलर स्टाइल। जैसे गुलर स्टाइल हम लोगों ने देखा, दैट इज़ यू कैन से कि उसी तरीके से कांगड़ा स्कूल भी थी। इनफैक्ट कुछ बुक्स में कांगड़ा और गुलेर को एक ही लिख देते हैं, वो कह देते हैं दे आर बोथ आर सिमिलर एंड दे बोथ आर पोजेसिंग सिमिलर टाइप। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस इज लाइक द डेलिकेसी ऑफ द ड्राइंग एंड नेचुरलिज्म। जैसे फोटो आप देख सकते हैं, दिस इज कांगड़ा पेंटिंग, किस तरीके से यहाँ पर कृष्ण राधा की मूर्ति बनाई गई है और नेचुरलिज्म
दिखाया गया है। कांगड़ा कंटिन्यू टू फ्लरिश एट वेरियस प्लेसेस, जैसे कांगड़ा हो गया, गुलेर हो गया, बाशोली हो गया, चंबा हो गया, जम्मू हो गया। तो जनरली ये सारे एरियाज जो है हिली एरिया ही आपको दिखेंगे। जो कांगड़ा स्टाइल है दे आर आइडेंटिकल टू द पोर्ट्रेट्स ऑफ राजा संसार चांद ऑफ कांगड़ा। These painting, the faces in women in profile have the nose almost in line with the forehead and the eyes are long, narrow and chin is sharp। मतलब कि जो पहाड़ी लोगों में देखने को मिलता है उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी फोटोग्राफ मतलब कि elongated फेस देखने को मिलेगा। There is however no modeling of the figure and hair is treated as a flat mass। Painting of Kangra school are attributed mainly to the नैनसुख फैमिली। ये भी याद रखिएगा नैनसुख फैमिली के बारे में भी, ठीक है। अब हम लोग अगर मिनिएचर इन साउथ इंडिया के बारे में बात किया जाए कि आखिर में साउथ इंडिया में मिनिएचर किस तरीके का था, सो यहाँ पर हमारे पास दो बेसिकली स्कूल्स आते हैं, एक तंजौर स्कूल आती है और दूसरी जो है वो मैसूर स्कूल आती है। तंजौर के बारे में बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग। इट इज़ नेटिव आर्ट फॉर्म ऑफ तंजौर एंड इट इज़ अ सिटी ऑफ तमिलनाडु। These dense composition, surface richness and vibrant color of Indian Thanjore painting distinguish them from the other type of painting। जो पेंटिंग यहाँ की जाती थी वो ग्लास और बोर्ड पे की जाती थी, मतलब कि शीशे पे की जाती थी, यू कैन से। द थीम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज पेंट्स आर अगेन हिंदुइज्म ही था, यहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी को ही दिखाया जाता था। दूसरा जो स्कूल था या दूसरा जो पेंटिंग टाइप है वो है मैसूर। यहाँ पर देखिए मैसूर में क्या होता है, कई बार आप लोगों ने फ़ोटो देखी होगी कि एक ही फोटोग्राफ में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई भी गॉडेस की फिगर है, मान लेते हैं लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति है, दिस इज़ मान लेते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति। फिर यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे दो फेरीज दिखा दिए जाते हैं, कोई परियाँ या कुछ भी जानवर कुछ भी दिखा दिया जाता है, बर्ड। इसमें क्या होता है, ये छोटा छोटा बनाया जाता है क्योंकि जो मेन फोकस होता है वो लक्ष्मी जी के ऊपर रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ मिनिएचर इज कॉल्ड एज मैसूर पेंटिंग, जहाँ पर हमारे पास जो फोकस रहता है वो फिगर पे रहता है, लेकिन यहाँ पर फिगर दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से एक डोमिनेटिंग रहेगा और बाकी सारे जो होता है वो छोटे छोटे रहेंगे। तो मैसूर इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन पेंटिंग विच इवॉल्व्ड इन द मैसूर सिटी ऑफ कर्नाटका। दिस पेंटिंग आर नोन फॉर देयर एलिगेंस, muted color, attention in detail, and the themes for most of these painting are Hindu god and goddesses and scenes from the Hindu mythology। Clear? So this is the question that you can attempt. First is what are the basic difference between Mughal art and Rajput art। दूसरा है write a short note on Oriental School of Art। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार लिख करके आप सेंड कर सकते हैं। आगे बात करें अगर हम लोग तो मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा कुछ खास देखिए डिस्कशन करने को है नहीं, क्योंकि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब कि ये जो पेंटिंग है ज़्यादा कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। एंड मोस्टली आप देख सकते हैं कि ये आज की डेट में भी काफ़ी वेरिएशन में दिखती हैं। जैसे कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग कॉलोनियल टाइम से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, अभिंद्रनाथ टैगोर दोनों भाई भाई लोग जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूशन किए हुए थे। इनफैक्ट भारत माता की जो फोटो भी बनाई गई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई थी और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। और इस तरीके से एक न्यू स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो डेवलप हुई थी इन द फॉर्मेट ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज एन इन्फ्लुएंशियल स्टाइल ऑफ आर्ट दैट फ्लोरिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन द अर्ली 20th century। It was associated with the Indian nationalism but was also supported and promoted by many British administrations also। हालांकि बाद में ये डिक्लाइन कर गया एंड विद द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ इन 1920 ये फिर धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया, बट लेकिन फिर भी आज भी ये जीवित ही है। इसके बाद हमारी आती है बाजार पेंटिंग। बाजार पेंटिंग जो है वो बाजार को दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया है ब्रिटिशर के द्वारा बेसिकली, और यहाँ पर रोमन और ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की गई है। जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो कोई भी ब्रिटिशर है और ब्रिटिशर के ही चारों ओर जो है वो बाजार दिखाया गया है, किस तरीके से जो लोकल पीपल हैं वो कैसे झुके झुके से हैं और किस तरीके से अंडर कॉलोनियल एरा काम कर रहे हैं। ये है बाजार पेंटिंग। इसके अलावा एक क्यूबिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी है जिसमें एम.एफ. हुसैन मेन प्रणेता माने जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि ज्योमेट्रिकल बेस्ड पर पेंटिंग्स की जाती हैं। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्यूबिकल स्टाइल में की जाती है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मान लेते हैं ये कोई फोटोग्राफ बन रही है
तो यहाँ पर इस तरीके से क्यूबिकल स्टाइल होती है। सो दिस इज़ हियर, ऐसे अलग अलग टाइप में। फिर यहाँ पर आंखें बन गई, मतलब इस तरीके से जो क्यूबिकल स्टाइल बनती है उसी को बोलते हैं क्यूबिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जनरली आप किसी अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट। एम.एफ. हुसैन, इनफैक्ट अगर आप गूगल भी करेंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पेंटिंग। तो ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन मुरल एंड मिनिएचर पेंटिंग। और दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल इन द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑल। इसके अलावा देखिए हम लोग बात करेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट पेंटिंग्स की इन द नेक्स्ट सेक्शन। और इसके अलावा हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में ही कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के भी बारे में, जो कि हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और इसके बारे में पढ़िएगा एंड जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट पेंटिंग्स और कुछ पर्सनालिटीज़ उनको ख़त्म करेंगे एंड विल मूव ऑन टू द हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।